स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिया गया है और आज जो है क्लास 11th की ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ये लेसन फर्स्ट होगा जिसका नाम है भारत और इसकी स्थिति। और इसके पहले जो क्लास 9th की जो वीडियो हमने बनाई है उसमें लेसन 1 भी जो है भारत और आकार स्थिति के बारे में आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए और जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स भारत और स्थिति, मतलब हमें आज भारत की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। कह रहे पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को ज़रा गौर से देखिए। नीचे मानचित्र हम दिखाएंगे आप लोगों को और इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। देखिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात कर रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स जैसा कि ये मैप एक मैं बना करके आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। जैसे ये अपना ये भारत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। आप लोगों को पता है ये सबसे ऊपरी सिरा जो है जम्मू कश्मीर है, नीचे जो आपका कन्याकुमारी है और इधर आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, जब भी अक्षांशीय देशांतरी की बात होती है तो यहाँ से दिखाता है 8 अंश 4 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, से लेकर के 37 अंश 6 मिनट ये उत्तरी दिखाता है। ठीक है, और यहाँ जो आपका गुजरात है और ये इधर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ क्या है तो ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी को हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहते हैं। अब देखिए अक्षांश रेखाएं आपकी किधर खींची जाती हैं तो पूरब से पश्चिम खींची जाती है ऐसे, ठीक है, और देशांतरी रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण। देशांतरी रेखाओं की संख्या कितनी है तो 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 180 है। तो ये अक्षांश और देशांतर की स्थिति है। क्लियर हो गया। आइए, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितना है तो 12 समुद्री मील है। जैसे कहने का मतलब इस चीज़ से आप लोग कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। सीमांतगत मतलब सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है उसी क्या बोलते हैं, सीमांतगत क्षेत्र बोलते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि ये भारत की स्थिति है। ठीक है, इधर जो आपका अरब सागर है पश्चिम में, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये जो सीमा है यहाँ से क्या कह रहा है 12 समुद्री मील, यानी भारत की पूर्वी तट से लेकर के 12 समुद्री मील जो है और फिर पश्चिमी तट से लेकर के 12 समुद्री मील क्या है भारत का सीमांतगत क्षेत्र है। मतलब इसके अंतर्गत भारत सभी गतिविधियाँ कर सकता है, व्यापार कर सकता है, यहाँ के जल के अंतर्गत जो भी खनिज तत्व हैं उसका उपयोग कर सकता है। क्लियर हो गया। 12 समुद्री मील का मतलब कितना हो गया 21.9 किलोमीटर, मतलब लगभग 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसी को देख लेते हैं हम लोग कि इसका मानक जो मील है, यानी एक मील में क्या होता है 63,360 इंच के बराबर क्या होता है 1 मील होता है, जिसको हम किलोमीटर में क्या कहते हैं 1.6 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ 1 मील हुआ। लेकिन वही समुद्री मील जो होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है तो 72,960 इंच के बराबर क्या होता है एक समुद्री मील होता है। जो कि आपने अभी पढ़ा कि जो समुद्री मील जो 12 मील जो है मतलब 21.9 किलोमीटर मतलब 22 किलोमीटर क्या है ये तट से जो है समुद्र में हमारा सीमांता उसका सीमा हम वहाँ तक हमारा माना जाता है, किसी भी देश का माना जाता है, भारत का भी माना जाता है किसी भी। और देखिए समुद्री मील क्या हो गई तो 1.8, जहाँ 1.6 मानक मील है धरातल पे जो मील हम लोग नापते हैं वो क्या है
1.6 है, लेकिन वही समुद्री मील क्या है तो 1.8 है। क्लियर हो गया। आइए नीचे देखते हैं। कह रहा हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6:45। अब ये देखिए, अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि ये जो है कन्याकुमारी क्या है 8:04 है। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं और इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, एक को मिनट बोलते हैं, 2 हो जाएगा तो सेकंड हो जाता है। तो यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। तो ये जो है ये कितना है, ये 6:45। यहीं पे हमारा क्या है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट इसी को बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी छोर को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो क्या है 6:45। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। कह रहा यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग क्या है 30 अंश है। मतलब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की जब गणना करेंगे तो क्या होगा ये 30 अंश। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ मान लो आप अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। अब ये यहाँ पे क्या है तो 68:07 है। ठीक है, और ये क्या है 97 कितना है 25 मिनट है। ठीक है, तो 68 और 97 के बीच में कितना का आ जा रहा है, लगभग 30 के आसपास आ गया 30 अंश। यही 30 अंश की बात कर रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे इंदिरा पॉइंट वाला 6:04 और ऊपर कितना है 37। ठीक है, 37 कितना है 6 है। तो ये अब देखिए लगभग क्या हो गया, ये भी 30 आ गया। 6:04 से 37:06 तक कितना हो गया 30 अंश के आसपास आ गया। तो उसी की बात कर रहा है कि अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का गणना करें तो ये क्या इतना आता है, तो यह लगभग 30 अंश आता है। क्लियर हो गया। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसका वास्तविक दूरी कितना है तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 और 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए कह रहा है कि आप पुस्तक में जो प्रयोगात्मक कार्य हैं उसको आप देखिए। अब विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक को जो है कह रहा है कि 7.5 जो है 7.5 अंश देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82:30 जो है पूर्वी यमुनोत्तर भारत की जो मानक यमुनोत्तर चुना गया है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से क्या है 5.5 घंटे आगे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैं समझा दूँ आप लोगों को। तो मानक जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है कहाँ है तो इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड से जो हमारी ये 82.5 अंश इलाहाबाद के नैनी से जो ये रेखा निकलती है उत्तर और दक्षिण जो है, जैसे ये अपना भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण से रेखा जो हमने खींचा है जिसको प्रमुख यमोत्तर रेखा बोलते हैं, मानक समय बोलते हैं, और इसी को हम लोग IST बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, IST का मतलब क्या हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब भारतीय मानक समय कितना है ये तो 82.5 अंश। ठीक है, 82:30। अब ये जो है कह रहा है कि 7.5 अंश के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। अब देखिए 7.5 अंश इंटू 7.5 करेंगे तो 15 अंश पर मानक किसी का बना होगा। जैसे आप USA को देखें तो वहाँ पे समय का जो मानक समय कितना जोन में बांटा गया है तो 6 बांटा गया है। और रूस को कहें तो रूस को कितने मानक समय में बांटा गया है तो 11 मानक समय में बांटा है। अमेरिका को 6 मानक में, भारत का कितना माना गया है 1, और वो कौन सा है 82.5 अंश। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पश्चिम विस्तार का अधिक मानक देशांतर रेखाएं, उदाहरणतः देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है वही समय 6 का बता रहा है, 6 समय कटिबंध माने गए हैं संयुक्त राज्य में, और रूस में कितने माने गए हैं 11। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर से जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या हो जाती है घटती जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है घटती जाती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाएंगी
जैसे यह जो है भूमध्य रेखा हो गया, ये प्रमुख यह उत्तर रेखा हो गई। अब जो है ऐसे खींची जाती है देशांतर रेखाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे खींची जाएंगी। तो ये देख रहे हैं कि आप ध्रुवों के पास ये रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही, घटती जा रही है, वही कह रहा है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह क्या होती है, एक सी रहती है। अब अक्षांश रेखाएं किससे खींची जाती है, ऐसी खींची जाती हैं। तो इनके बीच में देखिए दूरी कहीं कम हो रही है, नहीं हो रही है। इनके बीच की दूरी क्या है, ये बराबर है। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है। बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा अच्छा जो है जानकारी मिल रही है आज के इस चैप्टर से। कर अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा किधर है, तो उपोष्ण कटिबंध में। अब देखिए, अब ये भारत का कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं को माने तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा किधर पड़ रहा है, तो उष्ण कटिबंध में। क्यों कि भारत के बीचों बीच से क्या निकलती है, तो कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा कि जब दक्षिण में आते हैं हम तो इधर क्या हो जाता है, उष्ण कटिबंध, और इधर ऊपर बढ़ने पे क्या होता है, तो उपोष्ण कटिबंध। यानी न गर्मी होगा न ठंडी होगा, और मतलब जैसे हिमालय का जो क्षेत्र आ जाएगा वो क्या होगा, उपोष्ण हो जाएगा। और उसके ऊपर बढ़ेंगे तो शीतोष्ण बनेगा, फिर शीत बन जाएगा। तो ये है जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। मैंने पढ़ाया है कटिबंधों के बारे में भी, पिछले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है पृथ्वी अपनी, ये बीच में जो है भूमध्य रेखा हो गया, 23.5 अंश हो गया, फिर 66.5 हो गया, फिर 90 हो गया। उसी तरह से 23.5 मकर हो गया, 66 हो गया और 90 हो गया। अब यहाँ से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उपोष्ण बोलते हैं। उष्ण बोलेंगे इस क्षेत्र को, ठीक है, इसको उपोष्ण बोलेंगे। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, शीत। सेम प्रोसेस नीचे भी हुआ। क्लियर हुआ। आइए, यही स्थिति देश में भूआकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति पाई जाने वाली भारी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, बारिश होगा, वहाँ वनस्पतियाँ होंगी। जहाँ पर जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे वनस्पतियाँ कम रहेगा। अगर जहाँ बर्फ़ जमा हुआ है वहाँ काई लाइकेन पाई जाएगी, वनस्पति विहीन होगा। तो मतलब जलवायु के और भूआकृतिक बनावट के कारण क्या होता है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। कह रहे देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग कितना है, तो 30 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है, 30 डिग्री का है। जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग कितना लगता है, तो 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। अब देखिए, अभी मैं नीचे मैप से पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक एवं उत्तर का उपयोग का क्या उपयोग है, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसे जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो भारत के कुछ स्थानों, ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक एवं उत्तर गुजरती है। 2 क्वेश्चन इन्होंने किया यहाँ पे। पहला तो इन्होंने किया कि ये देखिए, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक के समय कितना लगता है अंतर, 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का अंतर लगता है। और यहाँ बीच से जो है हमारी मानक एवं उत्तर रेखा खींची गई है, ठीक है। इसी टाइम जोन के हिसाब से सभी जगह हम जो है टाइम का निर्धारण की, जिससे रेलवे है या ऑफिस है सभी जगह एक ही टाइम से स्टार्ट होता है। अब ये 2 घंटे का अंतर कैसे आया, तो देखिए 360 क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। 360 देशांतर रेखाएं में जब हम 24 का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। यानी 15 देशांतर पे क्या होगा, 1 घंटे का अंतर होगा। और भारत का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार जो है लगभग कितना है, 30 अंश है, ठीक है। तो 15 अंश पे फ्रेंड्स आ गया कितना, 1 घंटा। तो 30 अंश पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। वही 2 घंटे ये बता रहे हैं। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि भारत का जो मानक समय है, मानक समय की जो रेखा है, मानक एवं उत्तर जिसको हम IST बोलते हैं, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो फ्रेंड्स ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से।
पहला क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखिए 5 राज्यों से हमारी मानक हिमोत्तर रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से, याद रखिए। और जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है कितने राज्यों से, तो ये 8 राज्यों से, ठीक है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश हो गया, एपी, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर के हमारी मानक हिमोत्तर रेखा, जिसको हम IST बोलते हैं, गुजरती है, ठीक है। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि उमा AC चलाने पर उड़ गई, तो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ का मतलब उड़ीसा, ठीक है। और 8 जो ये राज्य मैंने बताया, इसका फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे, मित्र पर गमछा झार कर सकते हैं, इसे मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हो गए, ठीक हो गया। आइए अब कह रहा है कि 14 में जो है 29वां राज्य जो कौन सा बना, तो तेलंगाना बना, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। अब भारत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है, 32,08,000, इसमें दिखा रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि स्थलीय धरातल का कितना % हमारे पास है, तो 2.4% है। और लगभग जनसंख्या कितना निवास करती है फ्रेंड्स, तो 17.5%, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारे पास है विश्व का, 2.4% जो होता है, और हमारे पास जनसंख्या इस पर कितना निवास करती है, 17.5%। देखिए कितना बड़ा बोझ है। आकार के बारे में देख लेते हैं, तो भारत आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपने अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकला, नाथुला और बोमेडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। अब भारत के भौतिक मानचित्र को हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर, मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। कह रहा फ्रेंड्स, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। भारत का संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों में कितना है, देखिए संपूर्ण तट रेखा भारत की कितनी है, तो 7517 है। याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है भारत की स्थिति जो है मानचित्र 1.2 में जांच करिए। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। भारत कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायुमार्गी द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए भारत के कितने पड़ोसी राज्य फ्रेंड्स हैं, तो देखिए 7 तो जो है पड़ोसी जो है राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, जिसमें क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और मालदीव हैं। जिसमें देखिए श्रीलंका और मालदीव क्या है, तो जल से जुड़े हुए हैं। बाकी 7 जो हैं स्थल से जुड़े हुए हैं। कहला श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में 2 क्या हैं स्थित द्वीपीय देश हैं। यही श्रीलंका और मालदीव क्या हैं, तो हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश हैं। बाकी जो 7 मैंने बताया आप लोगों को देश जो हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल,
बांग्लादेश और म्यांमार हैं ये, और भूटान है, ये क्या है, स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए खाड़ी किसको कहते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को खाड़ी क्या है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इतने पढ़े लेकिन नहीं समझ में आया। अब भारत का एक छोटा सा ये मैं ले रहा हूँ, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आप देख सकते हैं। इस एरिया को आप समझ रहे हैं, ये राजस्थान का एरिया है, गुजरात राजस्थान का एरिया है और ये गुजरात का एरिया है। ये जो अंदर जो देख रहे हैं, अंदर ये जल यहाँ तक गया हुआ है, मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, इसको हम कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और ये जो अंदर गया है इसको क्या बोलते हैं, हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं। अब खाड़ी का मतलब क्या होगा, जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और उसका एक जो है भाग क्या हो, सागर से या बड़े जो है नदी से या समुद्र से जैसे भी हो जुड़ा हो, मतलब जो तीन तरफ से क्या हो, स्थल से गिरा हो और एक तरफ से सागर से मिला हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। तो ये आपका कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी। क्लियर हो गया। अब जल संधि कह रहा है क्या है, तो जल संधि का मतलब हो गया है, जल संधि को ही, जैसे ये दो भाग हैं स्थल के, ठीक है फ्रेंड्स, ये, और ये बीच में सकरा भाग जल का है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय भाग को, इसी को हम जल संधि बोलते हैं। और कभी कभी इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार देखिए, स्थल का आकार यहाँ किस तरह का होता है, डमरू की तरह से होता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जो दो देशों के बीच में व्यापार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो खाड़ी और जल संधि के बारे में आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। कह रहा है क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां पैदा की हैं, ये इसके बारे में कह रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये चैप्टर 11 का लेसन 1 कंप्लीट हुआ। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार को, संपूर्ण देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ 8 अंश 4 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 अंश 45 मिनट हो जाएगा। संपूर्ण पूछा है, एक क्वेश्चन पकड़ गया आप लोग, संपूर्ण पूछा है, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय रेखा है? तो देखिए सबसे लंबी स्थलीय रेखा जो फ्रेंड्स है बांग्लादेश के साथ है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कितना किसके साथ में है एक सारांश में। तो देखिए पाकिस्तान के साथ 3323 है, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम 106 है, चीन के साथ हमारी 3488 है, नेपाल के साथ 1751 है, बांग्लादेश के साथ कितना है तो 4097 है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना है 4097 है, बर्मा के साथ 1643 है और भूटान के साथ कितना है 699 है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारी जो है असली सीमा सबसे ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? देखिए इसमें इसने दिया है चीन, फ्रांस, ईरान और मिस्र, तो इसमें चीन सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे आता है। पहला कौन है? तो पहला रूस है, दूसरा क्या है यूएसए कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पाँचवा ब्राज़ील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत है। अब निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक है? मतलब आपको पता ही है 82.5 अंश पूर्वी, ये आपका 82.5 अंश पूर्वी क्या है भारत का यमुनोत्तर रेखा है। कह रहा है अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ किस ओर आपको पार नहीं करने देंगी? कौन कह रहा है एक नदी कौन सी है जिसको आपको पार नहीं करेंगे? तो सीधी सी बात है सिंधु नदी नहीं पार करेंगे, बाकी यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा तो मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर करें, ढेर सारा लाइक और कमेंट करें। और इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए अगले जो है चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।